हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, मानव का श्वसन तंत्र। और देखिए, मानव का श्वसन तंत्र में पूरा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन वाला जो पूरा मैकेनिज्म है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं, है ना। तो देखें, श्वसन या अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो मैं आपको एक सीधा सा फंडा बता देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की उपापचय प्रक्रिया हैं, उन उपापचय को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। अब ये एटीपी कहाँ से आता है, ठीक है ना, उसकी हमको बात करनी है। तो ध्यान में रखें कि इस एटीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इस कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब यह कार्बनिक पदार्थ अपने अवयवों में टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है ना, और इस एनर्जी को संग्रहित कर लिया जाता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। और इस एटीपी का उपयोग फर्दर किस में? मेटाबॉलिज्म में कर लिया जाएगा। तो सिंपल सा एक श्वसन की परिभाषा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में कर उसका उपयोग उपापचय में करना, यह संपूर्ण प्रक्रिया या संपूर्ण क्रियाविधि आपकी क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब यहां पर आ जाता है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों को आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहां पर छोटी सी बात हम कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। ये रही बात रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, है ना, श्वसनी पदार्थ या श्वसनी क्रियाधर हम कह सकते हैं। अब श्वसनी क्रियाधर का अभिप्राय है कि वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिनका ऑक्सीकरण होता है और जिनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, वे सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनी क्रियाधर। और श्वसनी क्रियाधर के रूप में देखिए, हमारे शरीर में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर अगर कोई यूटिलाइज होता है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, अगर अवेलेबल नहीं होता है, तब सेकंड नंबर पर हमारी बॉडी किसका यूटिलाइजेशन करती है? लिपिड या फैट का यूटिलाइजेशन करती है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता है तो तीसरे केस में हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में किया जाता है। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में आपके पास में 3 पदार्थ हैं। सबसे पहले प्राइमरी रूप से कार्बोहाइड्रेट का यूज, फिर आ जाता है आपका लिपिड या फैट का यूज, और फिर आ जाता है आपका प्रोटीन का यूज। अब ऊर्जा के संदर्भ में अगर देखें कि भाई एनर्जी कौन ज्यादा देता है, किससे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो लिपिड से, वसा से सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है ना।
है ना। इनसे तो जो है, इन दोनों जो आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इससे ऊर्जा काफी अधिक मात्रा में बनती है ना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। फिर भी हमारा शरीर सबसे पहले किसको प्रिफेयर करता है? कार्बोहाइड्रेट को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूटिलाइज करेगा। इसका रीजन क्या है? क्यों? सीधा वसा का उपयोग कर लेता तो ऊर्जा ज़्यादा मिलती, प्रोटीन का उपयोग कर लेता तो ऊर्जा ज़्यादा मिलती, लेकिन ऊर्जा कम होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग प्राइमरली होता है, प्राथमिक रूप से होता है। उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर एक छोटा सा साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी के लिए इन दोनों का यूटिलाइजेशन का। क्या कि ऊर्जा तो अधिक मिलती है, लेकिन साथ में कीटोन काय का निर्माण होता है। कीटोन काय या अन्य हानिकारक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। ये कीटोन काय कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति के होने के कारण ये ब्लड की जो पीएच है उसको कम कर देंगे। इट मीन ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा एसिडिक। और जब ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन से बंधुता कम हो जाएगी तो शरीर की समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी और रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एक सिंपल सा फंडा हमने लिया कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन तीन का यूज किया जा सकता है। हमारा शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है, फिर लिपिड या फैट का यूज होता है, और फिर अगर ये भी खत्म हो जाता है तो प्रोटीन का उपयोग होता है। लिपिड और जो प्रोटीन है वो ऊर्जा अधिक मात्रा में देते हैं, लेकिन इनका उपयोग प्राथमिक रूप से नहीं होता है, क्योंकि इनमें कुछ मध्यवर्ती उत्पाद ऐसे बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, जब ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है तो इससे ऊर्जा तो कम बनती है, लेकिन इसमें कोई हानिकारक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्यतः किसका उपयोग? तो सबसे पहले जो हमारे अंदर बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है वो होता है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है। अब देखें, ये तो बात थी श्वसनीय क्रियाविधि। अब श्वसन के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं। हम बात कर रहे हैं मानव का श्वसन तंत्र, लेकिन देखिए मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू। लेकिन कुछ जंतुओं में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ उनकी बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्राणियों में रेस्पिरेशन अलग अलग संरचनाओं के द्वारा होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका जीबीएस, जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस से किन जीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो आप ध्यान में रखें कि जितने भी आपकी स्पॉन्जेज हैं, यानी पोरीफेरा, जितने आपके सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, स्पॉन्जेज हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, और जो आपके फ्लैटवर्म्स हैं, जो आपके फ्लैटवर्म चपटे कृमि हैं, उनके अंदर जनरल बॉडी सरफेस, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अगर मैं बात करूं यहां पर मॉइस्ट क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल के द्वारा किसमें श्वसन होता है? तो क्यूटिकल के द्वारा श्वसन आपको पता है केंचुए में अर्थवर्म के अंदर होता है ना। अर्थवर्म के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? इसमें। और साथ में जो फ्रॉग है, मेंढक है, उनके अंदर भी आर्द्र त्वचा के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जनरल बॉडी सरफेस से हो गया, मॉइस्ट क्यूटिकल से हो गया। तीसरी हम बात करें यहां पर, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ट्रेकिया, है ना।
ट्रेकिया श्वसन नलिका है, श्वसन नलिकाओं के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आपके इंसेक्ट की, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्टा वर्ग के सदस्य, इंसेक्ट यानी जितने भी कीट हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? ट्रेकिया के माध्यम से होती है। देन हम बात करें 4th नंबर पर क्या आ जाता है, तो 4th नंबर पर आ जाता है गिल्स या क्लोम। क्लोम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? जितने भी आपके जलीय आर्थ्रोपोड हैं, जितने भी आपके जलीय आर्थ्रोपोडा हैं उनके अंदर, साथ में आप देखें जो मॉलस्का संघ के प्राणी हैं उनके अंदर, और जो पिसीज वर्ग के प्राणी यानी जो मछलियां जितनी भी हैं उन सब के अंदर किसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है? गिल्स के माध्यम से। लास्ट बच जाते हैं इसके बाद में तो आपके जो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इनके अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो 5th में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के माध्यम से, और फेफड़ों के माध्यम से इसमें आपके आ गए सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के प्राणी। तो सिंपल सा एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन के टाइप क्या क्या होते हैं, तो उसकी बात हम अभी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन के प्रकार। अब देखिए श्वसन कितने प्रकार का होता है ना, श्वसन के प्रकार की बात करें तो सिंपली हम यहाँ पर देखते हैं तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। एक्सटर्नल को हम यहाँ पर बाह्य श्वसन के नाम से भी जानते हैं और इंटरनल को हम यहाँ पर आंतरिक श्वसन कह सकते हैं। कितने प्रकार का श्वसन हो गया? 2 प्रकार का, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। क्या शरीर के बाहर होने वाला श्वसन और शरीर के अंदर होने वाला श्वसन इस प्रकार से है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर देखिए आप कि सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं? तो बाह्य श्वसन का सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं, वातावरण और लंग्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखें इसे ब्रीदिंग, इसे वेंटिलेशन या इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रीदिंग का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी जो हम जनरली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो हो गया। वेंटिलेशन का मतलब होता है संवातन, और पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय संवातन। तो इन सभी टर्म्स का एक ही मतलब है क्या? एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में होने वाला जो गैसियस एक्सचेंज है, जो गैसीय विनिमय है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। अब देखें होता कैसे है उसकी बात। तो ये रहा एनवायरनमेंट और ये है लंग्स, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि लंग्स में हम ऑक्सीजन भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है और ये ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? हमने वातावरण से जो ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? तो वो ऑक्सीजन रुधिर के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो फर्दर मेटाबॉलिज्म में काम में ली जाती है, ठीक है ना। और उसी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू लंग्स में लाया जाता है और लंग्स से यानी फेफड़ों से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। तो सिंपल से 2 मेथड है यहां पर, आपके ध्यान से समझना। एनवायरमेंट से आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया
कहाँ आई? लंग्स में। और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं? विसरण। और विसरण के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विसरण की जो प्रक्रिया, डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय क्यों कहा इसे? क्योंकि इसमें ऊर्जा की या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो विसरण की प्रक्रिया है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? सांद्रता प्रवणता के अनुसार। और सांद्रता प्रवणता का अभिप्राय क्या है? सांद्रता प्रवणता का अभिप्राय है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। अब गैसों की सांद्रता तो होगी नहीं, गैसों का होता है आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान में रखें, देखो एनवायरमेंट में पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है? कम होता है। इसकी वैल्यूज जो है वो भी आपको बता देता हूं। एनवायरमेंट में होता है 159.55 mmHg, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं रैंडम भी आप कह सकते हैं 160 mmHg, ठीक है ना। और लंग्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है PO2 की अप्रोक्सीमेट 40 mmHg। अगर कम, मिनिमम से मिनिमम की बात करें तो 40 mm, और मैक्सिमम यहां पर होती है 105 mmHg, ठीक है ना। तो लंग्स में अगर 105 भी हो तब भी यहां पर सांद्रता किससे, पार्शियल प्रेशर किससे, एनवायरमेंट से कम है। तो एनवायरमेंट में उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। इसी प्रकार से लंग्स के अंदर देखें तो लंग्स में PCO2 की जो वैल्यू है वो होती है 45 mmHg, 45 mmHg, और जबकि यहां पर जो CO2 की वैल्यू है वो लगभग होती है 0.03 mmHg, मिलीमीटर पारा। तो कहां ज्यादा हुई? देखो लंग्स के अंदर 45 है, यहां पर 0.03, तो यानी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है, इसलिए उच्च पार्शियल प्रेशर से निम्न पार्शियल प्रेशर, और यहां पर भी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब। इस तरीके से एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य रेस्पिरेशन। जबकि दूसरा प्रकार आपका आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन कहते हैं इसे। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब कोशिका के भीतर होने वाला है ना, इसलिए हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अब कोशिका के अंदर हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? कोशिकीय श्वसन कह दिया। ये जो कोशिकीय श्वसन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस के आधार पर इसे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। आप एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। जबकि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो कितना हो गया? दो प्रकार हो गए ना आपके, कौन कौन से? एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय या ऑक्सी श्वसन, और दूसरा हो गया एनारोबिक यानी अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन सीधा सा आपको पता, इतना सा दिमाग में रखना है। मैंने आपको क्या कहा? इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कोशिका के अंदर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और दूसरा है अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अगर ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन की बात करें तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जबकि अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में, ये ध्यान में रख लेना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर ऑक्सीजन की कमी में संपन्न होती है। दूसरा, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में किसी भी
श्वसनीय क्रियाधर का, जो कि मैंने अभी आपको बताया श्वसनीय क्रियाधर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। श्वसनीय क्रियाधर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये अगर बात करें ग्लूकोज की नॉर्मली, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि इनकम्प्लीट या अपूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? अवायवीय श्वसन में। इट मीन्स यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जबकि यहाँ पर उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर अल्कोहल बन सकता है, कोई ऑर्गेनिक एसिड बन सकता है, ठीक है ना। अब देखें, ये एक सजीव कोशिका के अंदर, यानी आप कह सकते हैं उच्च वर्गीय जो पादप और जंतु हैं उनके अंदर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है मैक्सिमम। जबकि कुछ जीवाणु, कुछ कवक के अंदर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। ये किसके लिए? किण्वन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है ना। किण्वन या फर्मेंटेशन आप कह सकते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। एक लिविंग सेल के अंदर, एक जो है जीवित कोशिका में भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट कहाँ होता है, पूर्ण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चक्र चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस चलता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये तीनों चक्र क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न हो जाता है। तो ध्यान में रखें, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में ही संपन्न हो जाती है। तो क्यों? बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, इनके अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति की वजह से केवल और केवल साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में प्योर फॉर्म में केवल 2 ही एटीपी बनते हैं। तो आगे आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 या 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। जबकि यहां एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया तो केवल और केवल कितना मिलेगा? 2 एटीपी। तो ऊर्जा बहुत कम मिलती है, किसमें? अवायवीय श्वसन में। जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है। यानी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। जबकि यहाँ पर जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में, मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में अल्कोहल बनता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह बन सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा का यहाँ पर उत्पादन। अब देखें, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। हम यहाँ पर इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो वो लास्ट में आप लिखें, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की उपस्थिति में जब डिकम्पोज होता है तो ये क्या बनाएगा? ये एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 जल के अणु और 38 एटीपी का क्या करने वाला है? प्रोडक्शन करने वाला है। देखें ध्यान से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बना है। एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी का प्रोडक्शन। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही लंग्स के थ्रू फर्दर कहाँ भेज दिया जाता है? एनवायरमेंट में भेज दिया जाता है। यानी कोशिका से रुधिर के माध्यम से तो पहले इसको लंग्स में ले जाया जाएगा और लंग्स से डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा एनवायरमेंट में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ देखिए, यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में
क्या बनाएगा, 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और केवल 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये रहा आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में 2 एथेनॉल और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर जो है वो एनवायरनमेंट में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात थी, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, ये थी बात।